तो दोस्तों स्वागत है आप सबका सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर इस वक्त हम लोग सीए फाउंडेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आप लोग का पेपर नंबर 1 है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पहला जो चैप्टर है यूनिट 1 का, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, उसको पूरी तरह ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है यूनिट 1 में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त क्या हुआ कि हम लोगों ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो उठाया वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे। ठीक है, 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? पहला प्रिंसिपल था एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तीसरा प्रिंसिपल था पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। चौथा प्रिंसिपल था मैचिंग कॉन्सेप्ट। और पांचवा था कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, यानी छठा प्रिंसिपल, जो कि है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले वो वीडियोस देख के आइए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स सिस्टमेटिकली पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आपको जिस क्रम में हमने पढ़ना शुरू किया है, यानी फर्स्ट चैप्टर से मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जो सबसे पहला लेक्चर है, तो वहीं से आप लोग भी देखना शुरू करिए और बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में आप लोग भी पढ़िए, जिस ऑर्डर में आपकी वीडियोस लगी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। जिन भी लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखते हैं क्या है कि एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइज इट। This concept follows the cost concept. That is, if there is an anticipation of decrease in the value of asset, it will be recorded. But if there is an anticipation of an increase in the value of asset, it will be recorded only when the money is received for the same. ठीक है, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एक छोटी सी बात कहता है दोस्तों, क्या हम्म, इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एक छोटी सी बात कहता है कि जो आपकी एसेट्स हैं, ठीक है, यानी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, एसेट्स में भी स्पेसिफिकली फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू अगर कम हो रही है, ठीक है, आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट देखा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू और करंट एसेट्स की भी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती थी जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैप वो पार्टनरशिप में बनाते थे, तो अगर उनकी वैल्यू कम होती थी तो आप एसेट को क्रेडिट करते थे, और अगर बढ़ती थी तो उनको डेबिट करते थे। ठीक है, तो उसी तरह अगर आपके एसेट, ठीक है, और यहाँ पे हम केवल फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये बना है कॉस्ट कॉन्सेप्ट की मदद से। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, करंट एसेट्स के ऊपर नहीं करता। ठीक है, एसेट्स जो होते हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं।
अभी ये पढ़ने का वक्त तो नहीं है, लेकिन अभी ब्रीफिंग डाल लीजिए मन में कि पहले होते हैं नॉन करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है ये फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो, दोनों इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, फिक्स्ड एसेट के ऊपर। अगर उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घट रही है, ठीक है, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घट कब सकती है? फिक्स्ड एसेट जाहिर सी बात है एक एसेट है, तो उसकी वैल्यू हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में घटेगी कब? जब आपने इस फिक्स्ड एसेट को बेचा हो, ठीक है। जब आप इस फिक्स्ड एसेट को सेल करेंगे तभी तो इसकी वैल्यू घटेगी ना। जिन्होंने 11वीं 12वीं में कॉमर्स लिया है वो ये बात बड़े आराम से समझ सकते हैं कि जब फिक्स्ड एसेट को सेल किया जाता है तब उसकी वैल्यू घट जाती है, ठीक है। और जब उसकी वैल्यू घटती है तो हम क्या करते हैं, उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक। और अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ेगी कब? जब आप फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हम बुक्स फिक्स्ड एसेट को खरीदेंगे, ठीक। तो अगर आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा है और आपकी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो जब तक आपने जो फिक्स्ड एसेट खरीदा है, एक सेकंड, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या कहा, फिक्स्ड एसेट जब परचेज किया जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो आप इसको कब रिकॉर्ड करेंगे? जब वो परचेज किया जा रहा है, यानी एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी इमिडिएटली उसको तब भी रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो अगर दोनों चीज़ों में बात सेम है तो फिर हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत क्या? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तो थी ये नॉर्मल सर्कमस्टेंस है, जब आप परचेज सेल करते हैं तब आपके जो फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ती घटती है। लेकिन एक कंडीशन और है जब आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ती और घटती है, और वो मैंने जब ये कॉन्सेप्ट अभी बताना शुरू किया था तब मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो कंडीशन कब आती है? जब आप इन फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, ठीक है। रीवैल्यू हम कब करते हैं? हमें बीच बीच में बिजनेस में हमारे पास जो एसेट्स हैं उनको रीवैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो जब आपने फिक्स्ड एसेट को रीवैल्यू किया और उसकी वैल्यू कम आ रही है तो आप उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपने फिक्स्ड एसेट को रीवैल्यू किया, यानी उसकी कीमत फिर से लगाई और उसकी कीमत ज़्यादा आ रही है, वैल्यू बढ़ के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू कम हुई थी तो आपने कोई सेल तो की नहीं है, आपने केवल क्या किया है, आपने रीवैल्यूएशन किया है फिक्स्ड एसेट का, रीवैल्यू किया है उसको। तो रीवैल्यू करने से उसकी वैल्यू कम आ रही है, तो यानी फिक्स्ड एसेट की कीमत आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम हो रही है जबकि आपने उसको बेचा भी नहीं है। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका एक नुकसान हो रहा है, ये एक लॉस है। लॉस किस चीज़ का है ये है लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इस नुकसान को तुरंत रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। ये आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है। और आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज तो की नहीं है, आपने क्या किया है, आपने अपने फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है उसको रीवैल्यू किया है, और रीवैल्यू करने से उसकी वैल्यू बढ़ के आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये तो आपका फ़ायदा हो रहा है, गेन है ये, है ना। कि आपने एसेट्स को क्या किया है, कोई एसेट खरीदा नहीं है और बिना फिक्स्ड एसेट खरीदे आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ गई सिर्फ रीवैल्यू करने से उसको, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ये आपका फ़ायदा है। तो आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि इस फ़ायदे को अभी रिकॉर्ड मत करो, इमीडिएटली रिकॉर्ड मत करना, ठीक है। इस फ़ायदे को इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं करना है,
तो इसको कब रिकॉर्ड करना है? जब ये फ़ायदा हुआ है ना, तो इस फ़ायदे के बदले ज़रूर कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो इसके बदले, इस फ़ायदे के बदले जब कैश रिसीव होगा, ठीक है, ये फ़ायदा मनी टर्म्स में जितने रुपए का है, तो ये जब मनी टर्म्स ये जो मनी है आपको रिसीव हो जाएगी, ठीक है, तो तब आपको रिकॉर्ड करना है इस फिक्स्ड एसेट के वैल्यू जो बढ़ी है उसको। ठीक है, सही बात है। एक बार फिर से समझते हैं कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो वो अगर सेल की वजह से नहीं हो रही है तो किसकी वजह से हो रही होगी? ज़रूर आपने इसको रीवैल्यू किया है, तो रीवैल्यू किया है तो उसकी वजह से आपकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो अगर सेल की वजह से वैल्यू कम नहीं हो रही है तो रीवैल्यूएशन की वजह से कम हो रही है, तो ये ज़रूर ये क्या है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो क्या होगा? ये एक नुकसान है, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि इसको तुरंत रिकॉर्ड कर लो, इमीडिएटली रिकॉर्ड करो। लेकिन आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और आपने परचेज नहीं किया है फिक्स्ड एसेट, तो वैल्यू कैसे बढ़ रही है? आपने ज़रूर उसको रीवैल्यू किया और रीवैल्यू करने के बाद उसकी वैल्यू बढ़कर आ रही है, तो ये आपका फ़ायदा है। फ़ायदा है तो फ़ायदा मनी टर्म्स में होगा, कुछ रुपए में, कुछ रुपए का फ़ायदा होगा, 5,000 10,000, कितने रुपए से वैल्यू बढ़ी है तो उतने का फ़ायदा होगा ना। तो जितने रुपए का फ़ायदा है उस फ़ायदे को तब इमीडिएटली मत रिकॉर्ड करना, तब रिकॉर्ड करना जब उस फ़ायदे के माफिक पैसा मिल जाए। ठीक है, जितने रुपए का वो फ़ायदा है उतने रुपए आपको जब मिल जाएंगे तब उस फ़ायदे को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तुरंत नहीं रिकॉर्ड करना है, ऐसा आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, सही है। चलिए, तो ये था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सिंपल डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर है, और आपकी डबल एंट्री सिस्टम सिंपल सी बात कहती है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, ठीक है, और इन फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। ठीक, हर ट्रांजैक्शन के, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। ठीक है, every transaction has two aspects, for every debit there is a credit and for every credit there is a debit। तो ये बेसिकली जो डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर बेस्ड है। हमने पहले ही बात की थी कि जो रिकॉर्डिंग का पार्ट होता है, जो जर्नल का पार्ट होता है, बुक कीपिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। और जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, तो आपको क्या करना होता है? तो आपको कोई ना कोई अकाउंट डेबिट करना पड़ता है, ठीक, डेबिट, और कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है। तो डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एक सिंपल सी बात कहता है कि अगर आपने कोई भी अकाउंट जर्नल में डेबिट किया है तो उसके साथ कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट ज़रूर करो। ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि एक अकाउंट डेबिट है और कुछ भी क्रेडिट नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई अकाउंट डेबिट किया है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट भी करो। और डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी अकाउंट क्रेडिट किया है तो उसके साथ कोई ना कोई अकाउंट डेबिट ज़रूर करो। ठीक है, वरना अच्छा नहीं लगेगा कि सिर्फ अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है और डेबिट पे कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या है? दिस कॉन्सेप्ट implies that the accountant should not anticipate income but provide for all possible losses. This concept puts a guard against all possible losses, valuation of stock at cost or market price, whichever is lower। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और प्रोवाइडिंग आर डी डी एंड आर एफ डी डी आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो चलिए कंजर्वेटिज्म के बारे में समझते हैं।
तो कंजर्वेटिज्म एक छोटी सी बात कहता है कि मान लो ये आपका बिजनेस है और इस बिजनेस में क्या है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और आपका किस चीज़ का बिजनेस है, मान लो मोबाइल का बिजनेस है, आप मोबाइल बेचते हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, और ये व्यक्ति का नाम क्या है, मान लो मुकेश। तो मुकेश ने क्या किया है, आपसे मोबाइल ख़रीदा। कौन सा मोबाइल ख़रीदा है, मान लो आईफोन, ठीक है। सही बात है, इसने आपसे आईफोन ख़रीदा है और इसने बदले में आपको कैश नहीं दिया, ठीक है। ये आपका कस्टमर है ना, ये आपका कस्टमर है। तो इसने आपसे मोबाइल ख़रीदा और कैश नहीं दिया। तो जब कस्टमर सामान ले लेता है और उसके बाद कैश नहीं देता, क्या देता है उसके बदले, केवल वादा। कौन सा वादा, कि मैं कुछ समय बाद पेमेंट कर दूंगा। तो मुकेश ने कितने समय का वादा किया है, उसने कहा है कि मैं 7 दिन के अंदर आपको 1 लाख रुपए जो इस आईफोन के ऊपर बनते हैं वो मैं दे दूंगा आके, ठीक है। तो मुकेश ने 7 दिन का वादा किया है कि वो 7 दिन में पेमेंट कर देगा आके। चलो ठीक है, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो जब जो हमारा कस्टमर होता है वो क्या करता है, नगद सामान ना खरीद के उधार पे सामान खरीदे। तो मुकेश ने उधार पे सामान खरीदा ना। तो जब वो उधार पे सामान करता है, खरीदता है, तो हम उसको कस्टमर नहीं कहते, तब हम उसको क्या कहते हैं, डेटर, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं, डेटर। तो मुकेश क्या है, हमारा डेटर। अब वो कस्टमर से हमारा क्या बन चुका है, डेटर। 7 दिन बीत गए। 7 दिन बाद हमने मुकेश को फ़ोन मिलाया, मुकेश ने हमारा फ़ोन काट दिया, ठीक है। फिर हमने दोबारा ट्राई किया, मुकेश ने फिर काट दिया। तो हमने कहा चलो 4-5 घंटे बाद मिलाते हैं, शायद उठा ले। वो फिर नहीं उठा रहा था, तो हम उसके घर ही पहुंच गए। हमने कहा यार 1 लाख रुपए देने थे तुम्हें। तो मुकेश ने कहा यार आज नहीं हो पाएगा, तो मुझे हफ्ते भर का और टाइम दे दो, ठीक है, हफ्ते भर में मैं पेमेंट कर दूंगा। तो हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आने लगी कि मुकेश हो सकता है हमारा पैसा ना दे, क्योंकि इसने हफ्ते भर का पहले टाइम मांगा था, फिर अभी नहीं दिया। और उसके चेहरे के हाव भाव देख के लग रहा था ये बंदा मेरे पैसे मार के जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें इस मुकेश के ऊपर क्या हुआ, डाउट होने लगा। हमें डाउट ये होने लगा कि ये मुकेश क्या करेगा, हमारे पैसे खा जाएगा, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर हमें ऐसा डाउट होता है कि वो हमारे पैसे नहीं देगा, जब हमें ऐसा डाउट होता है कि हमारा डेटर हमारे पैसे नहीं देगा, तो उसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है। और बैड डेब्ट्स क्या होता है, एक तरीके का नुकसान, लॉस, ठीक है। तो मुकेश हमारे बैड डेब्ट्स करेगा, इसका हमें डाउट हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो लॉस होगा, और ये कंफर्म तो है नहीं, ठीक है, माफ़ करिएगा, बाहर कुत्ते पगला गए हैं, बट ये सब चीज़ें कंट्रोल में तो है नहीं। तो जो हमारा मुकेश है वो हमारा क्या कर सकता है, बैड डेब्ट्स कर सकता है। तो इस चीज़ का हमें शक है। तो बैड डेब्ट्स क्या है, एक फ्यूचर में हमारा एक लॉस हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लॉस की आज ही से तैयारी कर सकते हैं और इस लॉस को आज ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टुडे, ठीक है, आज ही इस लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। 7 दिन बाद हो सकता है वो मुकेश पैसे दे दे, तो हम इस लॉस को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मुकेश ने पैसे नहीं दिए, तो हमने ये लॉस जो एक्चुअल में 7 दिन बाद होगा उसको आज ही रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। और इस लॉस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक गुल्लक में पैसा ट्रांसफ़र करते रह सकते हैं, ठीक है।
एक गुल्लक बनाएंगे, 1 लाख रुपए का लॉस होने वाला है, तो इस गुल्लक में कुछ कुछ पैसा जोड़ते हुए चलेंगे, ताकि इस लॉस ये जब ये लॉस होगा तो उस लॉस से निपटने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो अगर ये लॉस नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इस गुल्लक में जो पैसा है वो भी आपका है, और मुकेश ने तो आपको पैसा दिया ही है। लेकिन अगर ये लॉस अकर कर गया तो आप इस गुल्लक में जो पैसा है उस पैसे की मदद से इस लॉस को भरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इस गुल्लक को हम क्या कहते हैं? इस गुल्लक को हम कहते हैं प्रोविजन। ठीक है, इस गुल्लक को हम कहते हैं प्रोविजन। ठीक है भाई लोग, चलिए। तो कंजर्वेटिज्म आपको ये बात कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस होने वाला है तो उसको तुरंत ही आज ही रिकॉर्ड कर लो, रिकॉग्नाइज कर लो। अब मान लीजिए आपके बिजनेस में आप गए मार्केट में, और मार्केट में क्या हुआ कि एक आदमी लॉटरी निकाल रहा था, तो आपने अपने बिजनेस के नाम पे एक लॉटरी खेली। ठीक है, और क्योंकि लॉटरी में बहुत कम लोगों ने वो लॉटरी ली थी, तो आपको चांसेस लगते हैं कि आप वो लॉटरी ज़रूर जीत जाएंगे। ठीक है, और आप नहीं जीतेंगे, एक्चुअल में आप नहीं जीतेंगे, क्योंकि आपने अपने बिजनेस के नाम पे वो लॉटरी ली है, तो आपका बिजनेस वो लॉटरी जीतेगा। ठीक है, तो लॉटरी क्या है? एक गेन है, और एक गेन फ्यूचर में हो सकता है, ऐसा आपको लगता है। तो कंजर्वेटिज्म ये कहता है, जब आपको ये लगता है कि गेन फ्यूचर में हो सकता है, तो लॉस फ्यूचर में हो सकता था, तो आपने तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन अगर गेन फ्यूचर में हो सकता है, ऐसा आपको लगता है, तो उसको तुरंत रिकॉग्नाइज नहीं करना है। ठीक है, नॉट टू बी रिकॉग्नाइज टुडे, उसको तुरंत रिकॉग्नाइज नहीं करना है, उसको इंतज़ार करना है। जब वो गेन एक्चुअल में अकर करेगा, तब आप रिकॉर्ड करेंगे उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक बात है, तो ये था आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट एक नाम से और जाना जाता है, जिसको कहते हैं प्रूडेंस। ठीक है, चलिए। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर लास्ट कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल परमिट्स अदर कॉन्सेप्ट्स टू बी इग्नोर्ड इफ द इफेक्ट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज not material. This principle is an exception to the rule of full disclosure. According to this concept, only those items that have a significant effect on the business should be disclosed in the financial statements. Judgment of materiality depends upon the common sense and discretion of the accountant. Materiality depends upon not the not only the amount of the item, but also on the size of the business, natural or लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ पर्सन मेकिंग डिसीजन। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट दोस्तों छोटी सी बात कहता है कि हर वो चीज़ जो मटेरियल है, यानी वज़न रखती है, यूज़र्स जो है हमारे, उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, उसके बारे में फुल डिस्क्लोजर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दो हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो लाइबिलिटी हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो गेन हो। हर वो चीज़ जो हमारे यूज़र्स के डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई मटेरियल इफेक्ट डालती है, उसके बारे में फुल डिस्क्लोजर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये बात कौन कहता है? हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे आपको ये 9 के 9 अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है, अभी 3 कॉन्सेप्ट्स और बचे इस चैप्टर में, तो वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।